हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। बेटा, हमारी प्रैक्टिकल की यात्रा चल रही है जिसमें हमने पहला पार्ट कर लिया है और हम दूसरे पार्ट को हम शुरू कर रहे हैं, आंकड़ों का प्रक्रमण। मैं पाठ को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा बेटा, अब आपकी बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ गई है। आपको पूरे जोश के साथ में पूरे आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है आपको एग्जाम के अंदर। और एग्जाम में पढ़ाई भी कैसे करनी है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब जमाना आ गया है स्मार्ट स्टडी का। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है बेटा, कि अब आपको रिवीजन ऐसा नहीं है कि मैंने 10 बार कर लिया है, 15 बार कर लिया, ऐसा नहीं है। केवल आपको 2 या 3 बार रिवीजन करना है, लेकिन सेल्फ रिवीजन करना है। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर उसके बाद में शुरू करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास में 2 किताब है, एक मानव भूगोल के रेफरेंस में, एक भारत के रेफरेंस में। उसमें चैप्टर नंबर ये है, 2 ये है, 3 ये है। उसमें चैप्टर नंबर दूसरे वाले बुक में ये है। यानी आपको पूरे आपका सिलेबस है ना, उसका पूरा आपको एक तरीके से आपकी पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपको रटना नहीं है, आपको चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। और उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल की यात्रा में। प्रैक्टिकल में आपका पाठ है, पाठ नंबर 2, आंकड़ों का प्रक्रमण। क्या है बेटा? आंकड़ों का प्रक्रमण। मैंने आपसे कहा था कि आंकड़ों का प्रक्रमण, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा टफ लगता है कि सर ये है क्या, तो मैंने इसका इंग्लिश कराया था आपको, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग। देखिए, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है, या किसी भी प्रोसेसिंग का मतलब है किसी भी चीज को हम किस प्रकार से काम ले। तो हमने बताया था कि जब हम सारणियन द्वारा या फिर वर्गीकरण द्वारा, जब हम चीजों का, जो हमारे पास में जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का अगर हम सारणियन करते हैं, यानी सारणी में उसको बैठाते हैं या उसका वर्गीकरण करते हैं, तो उससे डाटा प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। ये मालूम था हमको। और क्या पढ़ा था आपने पिछले क्लास के अंदर? हमने पढ़ा था सर कि डाटा प्रोसेसिंग में 3 प्रकार से हमने किया था। एक तो किया था सर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। थोड़ा सा रिकॉल याद कीजिए, आप रिकॉल कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये 3 तरीके से इसकी विधियां हैं डाटा प्रक्रमण करने की। दूसरा था आपके पास प्रक्रमण की प्रकीर्णन की माप, प्रकीर्णन यानी फैलाव की माप, ठीक है। और तीसरा आपको याद आ रहा होगा, होले होले संबंध की माप। आ रहा है ना, संबंध की माप, जिनमें से हमने कहा था कि ये 2 हमको नहीं पढ़नी है, इसमें से ये पढ़नी है। और इसके भी 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको। माध्य बताया था, माध्यिका बताया था, और उसके बाद में हमने बताया था बहुलक। याद आ गया हो आपको कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसके अंदर हम जितने भी आंकड़े उसके सेंटर पॉइंट का मालूम करते हैं, उसके एक ऐसे मान का मालूम करते हैं जो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें 3 इसके प्रकार थे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको माध्य। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप खुद पढ़ा रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि आप इन चीजों को आप पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? माध्य पढ़ने जा रहे हैं, माध्य पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है सर। तो माध्य तो हमने पहले भी सुना है, आपने सुना होगा, 10वीं में सुना होगा। लेकिन मैं अब आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आज माध्य के जो क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद आप कभी भी माध्य के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सूत्र कहां कौन सा काम आ रहा है, कहीं पर आप सोचते हैं कि सर माध्यिका करते हैं तो कहीं पर सूत्र लगता है, कहीं पर नहीं लगता है, कहीं पर संचय बार बार ले लेते हैं, कहीं पर नहीं ले लेते हैं। हम जो माध्यिका में करेंगे, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जहां पर जो चीज काम आ गई वही हम लेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ने जाएंगे आज? सर हम समांतर माध्य पढ़ने जाएंगे। माध्य भी कहते हैं और समांतर माध्य भी कहते हैं। ये कैसे डांस कर रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। माध्य भी पढ़ेंगे और समांतर माध्य, एक ही चीज है। अब होता क्या है माध्य समांतर माध्य, इसको देखिए आप यहां पर। देखिए, हम माध्य की बात करें या समांतर माध्य की बात करें, इसको अगर हम दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें, तो मैं एक शब्द लेना चाहूंगा आपके सामने, औसत। जब औसत का नाम लेते हैं, गणित के अंदर आपने पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, तो वहां पर आपके पास में एक फॉर्मूला आता था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आता था ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी कुल जितने भी राशियां हैं, कुल जितने भी आंकड़े हैं, उनका तो टोटल कर दीजिए और उस जितनी संख्या उसका भाग दे दीजिए। वही चीज माध्य समांतर माध्य के अंदर है। माध्य समांतर माध्य में क्या होता है, जो चीज याद रखने वाली बात है, कि कुल जितने भी प्रेक्षण होते हैं, यानी प्रेक्षणों का योग, आप चाहे प्रेक्षण कह दीजिए, चाहे आप आंकड़े भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या।
प्रेक्षणों की संख्या। अब आप बोलेंगे सर ये प्रेक्षण का योग कैसे करें, इसकी संख्या कैसे ज्ञात करें, सब चीजें आपको अब एग्जांपल से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज कह रहा था कि आंकड़े जब हम प्रस्तुत करते हैं तो आंकड़ों की 3 विधियां थी, अगर आपको याद हो तो सर, कि आंकड़े सर हम प्रस्तुतिकरण 3 विधियों से कर रहे थे जब हम उसकी सारणी बना रहे थे। पहला था व्यक्तिगत श्रेणी थी, जिसका मतलब था कि आंकड़ों जितने संख्या दे रखी है, जैसे 10 विद्यार्थी दे रखे हैं और आपने 10 ही आंकड़े दे दिए, यानी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी वो, आपने सभी को सभी अंक बराबर दे दिए हैं। दूसरा था आपके पास में खंडित श्रेणी में बताया था मैंने आपको कि जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको बार बार रिपीट नहीं करके उनके सामने उसकी आवर्ती लिख दी जाती है। और तीसरी थी अखंडित श्रेणी। आप जब बुक में पढ़ेंगे तब यहां पर ये नाम न देकर वहां पर लिख रखा है अवर्गीकृत और वर्गीकृत, है ना। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए अवर्गीकृत के मतलब जहां पर आपने वर्ग अंतराल नहीं बनाया है, और वर्ग अंतराल आप इसमें भी नहीं बनाते हैं और आप इसमें भी नहीं बनाते। याद कीजिए, व्यक्तिगत श्रेणी में आप जितने आंकड़े हैं, जितने तथ्य हैं, 10 विद्यार्थी तो 10 आपने आंकड़े लिख दिए। और खंडित में क्या करते हैं, सामने उसकी आवर्ती ले देते हैं। यहां पर वर्ग अंतराल बनता था, जैसे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, ठीक है। तो अवर्गीकृत में आपके ये दोनों आ जाएंगे और वर्गीकृत में आएंगे जहां पर आपके पास में वर्ग अंतराल बनेगा, ठीक है ना। तो चाहे आप माध्य ज्ञात करें, चाहे माध्यिका ज्ञात करें, चाहे बहुलक ज्ञात करें, आपको किताब में देखा है अवर्गीकृत रूप से, वर्गीकृत रूप से। तो अवर्गीकृत में आगे आपके पास में व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, और वर्गीकृत में आगे अखंडित श्रेणी। अब आगे देखिए आप, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं माध्य समांतर माध्य, यानी इसका फॉर्मूला था प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब क्या है, इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल आपके पास में कि कक्षा 12 के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः 70, 75, 85, 80, 90, 70, 65, 75, 80, 100 है। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब आप पहले इसको देखिए, ये श्रेणी कौन सी है, ये व्यक्तिगत श्रेणी है, ये खंडित श्रेणी है। खंडित में तो क्या होगा, बारंबारता दे रखी, कोई बारंबारता नहीं है। और अखंडित यानी जिस सतत जो होगी, इसमें वर्ग अंतराल देखो, यहां वर्ग अंतराल भी नहीं है। तो सर ये कौन सी है, ये आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी है। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा। अब आप इस पे काम कीजिए। मैंने जो सूत्र बताया था आपके पास में, वो क्या था, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, अब देखिए आप यहां से लीजिए। समांतर माध्य जिसको हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं x, और उसके ऊपर लगा देंगे बार। आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास में, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, आप ध्यान रखना, जितने भी आपके पास में प्रेक्षण है उनका योग कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, और कितने हैं टोटल, x 10 तक है, बटे आपके पास में राशियों की संख्या कितनी है उसको प्रदर्शित कर देंगे n से। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास x बार बराबर, x अपन x को लिखेंगे तो इसको लिख देंगे सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा इसको बोलते हैं हम सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो यानी x के जितने भी थे हमारे पास 1 2 3 4 5 n तक, कहीं तक मान लीजिए, उनको हमने योग कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया बेटा, हमारा फॉर्मूला बन गया x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, जहां पर n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है। n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है। अब क्वेश्चन कीजिए, देखिए आप, x बार बराबर सिग्मा x, यानी आपने जोड़ा 70, 75, 85, 80, 90, 70, 65, 75, 80 प्लस 100, और बटे कितनी संख्या है, गिन लीजिए आप, 10 विद्यार्थी 10 ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। ओके, तो x बार बराबर हुआ, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 790 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, तो 79 यानी 79 आपको समांतर माध्य प्राप्त हो गया है। कितना समांतर माध्य प्राप्त हो गया है, 79 समांतर माध्य प्राप्त हो गया है। चीज समझ में आई नहीं। आपके पास फार्मूला क्या बना, सिग्मा x अपॉन n। ये कैसे बना, ये यहीं से बना है। सिग्मा x का मतलब प्रेक्षणों का योग, n का मतलब प्रेक्षणों की संख्या। लेकिन आपको ये सूत्र लिखना है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मैंने इसी से बनाया है, आप खुद देखिएगा। यहीं से मैंने क्या किया है, 70 है, वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो देखिए मैंने आपको यहां पर ये बना दिया इस तरीके से। अब इसमें है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए विधि भी 2 होती है समांतर माध्य की। एक तो होती है विधि, समांतर माध्य की विधि होती है, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। हम पढ़ रहे हैं पहले प्रत्यक्ष विधि से, है ना। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कल्पित माध्य से निकालना, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। आप देखिए आप, अब आप चीज को समझेगा। यहां पर प्राप्तांक दे रखे हैं और साथ में आवर्ती दे रखी है, यानी ये श्रेणी कौन सी हो गई सर, ये हो गई खंडित श्रेणी हो गई है। ये कौन सी श्रेणी हो गई बेटा, खंडित श्रेणी हो गई। क्यों हो गई खंडित श्रेणी, समझ लीजिए। सर यहाँ 65 आपने एक बार लिखा है, लेकिन 70 2 बार लिखना चाहिए था। आपके पास में ये ऐसे होता 65 70 70 75 75, तो ये क्या होती, व्यक्तिगत होती है। लेकिन आपने 70 को एक बार लिखा, यानी श्रेणी को तोड़ दिया, श्रेणी का खंड कर दिया, इसलिए खंडित श्रेणी हो गई। ओके जी, चलो ठीक है। मेरे दिमाग में समांतर माध्य का मतलब है कि मुझे राशियों का योग करना है ना। ये आपके पास में x है, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, और ये आपके पास में आवर्ती है। अब आप मुझे बताइए, हम अब फार्मूला नहीं बना रहे, मुझे बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं, यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर मैं बोलूं कि एक बच्चे के नंबर 5 आए, एक बच्चे के नंबर 5 आए, एक बच्चे के नंबर 5 आए, तो इनको अपन ऐड करें, तो अपन ऐड करेंगे 5 + 5 + 5, यानी आप करेंगे 15। और मैंने लिख दिया एक बच्चे के नंबर 5 आए, कितनी बार आए, 3 बार आए, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी 15 आ गया, आया नहीं है। तो ये 5 तो क्या है, वो संख्या है, और 3 क्या है, आवर्ती है। समझे ना आप, तो संख्या को आवर्ती से गुना करेंगे तो टोटल योग आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, आप समझिए बिल्कुल। यहां पर हम फार्मूला कैसे बनेंगे वो याद कर रहे हैं। जैसे 10 + 10 + 10 + 10 कितने हो गए, 40 हो गए। लेकिन हमने लिख दिया 10 आया है, कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है। हमने संख्या को उसकी आवर्ती से मल्टीपल कर दिया, यानी x थी उसको f से मल्टीपल कर दिया, तो आ गया 40। आ गया। इसका मतलब सर यहां पर भी आपको गुना करना पड़ेगा। तो आप क्या कर लेंगे, हमको जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर सिग्मा x/n। ठीक है, ये था फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, खुद चेंज कर रहा हूं। देखिए आप क्या करेंगे कि यहां पर इसको इससे मल्टीपल करेंगे। 65 को मल्टीपल किया आपने 1 से, तो कितना आया, 65, यानी f को x से मल्टीपल कर रहे हैं, fx। क्यों कर रहे हैं, बताया था अभी आपको मैंने, 10 × 4। आप 70 को 2 बार जोड़ेंगे, 70 + 70, इसकी जगह 70 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी 140। 75 को भी 2 से गुना कर दीजिए, यानी 150। 80 को भी आप 2 से गुना कर दीजिए, यानी आपके पास में आ गया 160। और 85 को आप 1 से मल्टीपल कीजिए, 90 को आप 1 से मल्टीपल कीजिए, और 100 को भी आप 1 से मल्टीपल कीजिए। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, यहां पर देखिए, मुझे बताइए यहां पर कितने पद हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 पद है सर। सही है क्या, नहीं, ये श्रेणी खंडित हो गई है, या 7 पद नहीं है। 65 एक बार आया, लेकिन 70 2 बार आया। तो आपको पदों की अगर संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको आवर्ती का सिग्मा करना पड़ेगा, सिग्मा f करना पड़ेगा। सिग्मा f वो हो जाएगा आपका 1 2 3, तो 5 2 7 8 9 10, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी जो n था ना, वो अब सिग्मा f बन गया है। क्यों, क्योंकि यहां पर आवर्तियां दे रखी है। बात समझ रहे हैं ना आप यहां गिनेंगे तो 7 पद आ रहे हैं, लेकिन देखिए 70 2 बार है, 75 2 बार है, 80 2 बार है। मैंने आपको कहा था मैं आपको यहां पर चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो क्या हो गया, सिग्मा f का मतलब हो गया कि पदों की संख्या। तो यहां फॉर्मूले को चेंज कर दीजिए, n की जगह कर दीजिए सिग्मा f। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया, चलो ठीक है। अब आप पहले जोड़ रहे थे, x को जोड़ रहे थे, लेकिन अब आप किसको जोड़ेंगे, सिग्मा fx को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, बताइए मुझे आप। जोड़ेंगे सर, क्योंकि अब क्या है, आपको इनको जोड़ना है, क्योंकि बारंबारता से गुना होकर संख्या आ रही है। जैसे मैंने कहा कि 10 आया 2 बार, तो आपने किया 10 × 2, यानी आपके पास में कितना आ गया, 20। और फिर 5 आया 2 बार, तो यानी आपके आ गया 10। तो आपने इनको तो जोड़ेंगे, fx को जोड़ेंगे ना, तो इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर आएगा ये भी 790। तो फॉर्मूला चेंज कर दीजिए, पहले था सिग्मा x, लेकिन अब आप x को नहीं जोड़ रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं fx को, तो यहां f आ जाएगा। बन गया फॉर्मूला।
सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, यानी जहां आवर्ती है वहां फॉर्मूला बदल गया। अगर यहां पर एफ नहीं था तो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन एन था। समझ रहे हैं आप? ओके जी, आप रख दीजिए यहां पे। कितना आया 790, टोटल कितना आया 10, और उत्तर प्राप्त हो गया 79। लिखेंगे आप, आते आते हमें समांतर माध्य 79 प्राप्त हुआ। अब मुझे बताइए, आपको चीज समझ में आई नहीं है, आपने फॉर्मूला न तो कहीं रटा है, बस आपको ये पता है कि मुझे राशियों का योग करना है। वो अगर आवर्ती हो तो इस रूप में होगा, वो सामान्य है तो इस रूप में होगा, और राशियों की संख्या लिखनी है, अगर n होगा तो इस रूप में होगा, और अगर आवर्ती दे रखी है तो वो इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं करने जा रहा हूं अप्रत्यक्ष विधि से। देखिए आप यहां पर, अब आपके पास में है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, लघु विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से या कल्पित माध्य से। अगर आपको लघु विधि देता है तो भी इसी तरीके से है, अप्रत्यक्ष विधि से करता है तो भी इसी तरीके से है, और अगर कल्पित माध्य करता है तो भी बेटा आपको इसी तरीके से करना है। होता क्या है, देखिए आप क्या खेल है, आप समझिए। आप लघु विधि का मतलब क्या है, जब आपके पास में x, ये x है और ये f है, मैं चीजें समझाऊंगा आपको पे। जब x के मान बड़े होते हैं तो छोटे हैं, लेकिन मान लीजिए x के मान यहां पर ऐसे होते हैं, जैसे यहां पर ये होते 2065, 3070, है ना, 1000 या 13075 ऐसे होते, तो गुना करना मुश्किल हो जाता है। तो इनको छोटा करने के लिए क्या करा जाता है, इनको छोटा करने के लिए थोड़ा सा देखिए आप, इनको छोटा करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक कल्पित माध्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं, माध्य की कल्पना कर लेते हैं। आपकी जो मर्जी है जिसकी मानिए, आंसर आपका वही आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जो मर्जी जिसको माने। आपने कल्पित माध्य लेकिन बीच में मान लेते हैं, हमने माना बीच का 80 मान लेते हैं, क्योंकि 3 ऊपर 3 नीचे 80। आप 75 मानेंगे तो भी आंसर यही आएगा। तो आपने कल्पित माध्य जिसको ए से डिनोट करते हैं, ए से आपने मान लिया 80। क्योंकि आप कल्पित माध्य मानकर इनको छोटा कर देंगे, इसलिए इसको लघु विधि कहते हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से आप माध्यम ला रहे हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं और कल्पित माध्य कहते हैं। अब देखिए सारा खेल, आप यहां पर आप x पे काम नहीं करेंगे, अब आप काम करेंगे dx पर। सर डी यानी क्या होता है, डी यानी होता है डिफरेंस। डी यानी क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे, x माइनस ए से, यानी आप x में से जो आपने कल्पित माध्य माना है उसको घटा देंगे और उस पर काम करेंगे। यानी 65 माइनस 80, 70 माइनस 80, 75 माइनस 80, 80 माइनस 80, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल। और 85 माइनस 80, 90 माइनस 80 और 100 माइनस 80। तो आपके पास आ गया 100 माइनस 80, यानी आपने जितने भी x में थे उसमें से एक को घटा दिया तो आपका डिफरेंस ऑफ x आ गया। कितना आया, आप कर लीजिए यहां पर। सर यहां पर आप करेंगे तो देखिए 65 में से 80 गए तो क्या आपके पास में आ जाएंगे 15, किसके, माइनस के 15 आ जाएंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए आप, क्या आ जाएंगे, माइनस के 15 आ जाएंगे। अभी फार्मूला मैंने नहीं बनाया, फार्मूला आप बनाएंगे। कौन बनाएंगे, आप खुद फार्मूला बनाएंगे। क्या फार्मूला होता है मैं नहीं बता रहा हूं आपको। अच्छा देखिए आगे आपके इसमें है ना, यहां पर से आएंगे माइनस के 10 क्योंकि 80 बड़ा है, यहां आएंगे माइनस के 5, यहां आएंगे 0, यहां आएगा 85 में से 80 गए तो कितना आएगा 5, 90 में से 80 गए तो कितना आएगा 10, और 100 में से 80 गए तो यहां आएगा 20। ओके, आपके पास में ये चीज आ गई है। अच्छा यहां पर भी अगर आप देखेंगे, अगर आपको बताना है पदों की संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, पदों की संख्या वही सिग्मा एफ है, यानी 1 2 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपके पास में x नहीं है, अब आपके इसमें dx है। अगर x था तो आप x को किससे मल्टीपल कर रहे थे, f से कर रहे थे। सर हम, अगर आपके पास में x था तो आप किससे मल्टीपल कर रहे थे, f से कर रहे थे। अब x नहीं है, अब dx है, तो आप dx को किससे मल्टीपल करेंगे, f से मल्टीपल करेंगे। बात समझ में आ रही है आपके, बिल्कुल क्लियर है। अब आप किसको करेंगे, f को मल्टीपल करेंगे dx से। तो f क्या था, 1 गुना माइनस का 15। रटे क्या आप भाई, रटे क्या बेटा, आपको मैंने बताया था 65 कितनी बार है, 1 बार है, 70 कितनी बार है, 2 बार, तो 70 प्लस 70, लेकिन 70 गुना 2 140, लेकिन अब 70 नहीं रह गया, अब रह गया माइनस 10, छोटी हो गई ये संख्या।
आसान हो गई ये संख्या। यही तो कल्पित माध्य का जादू है। तो आप देखेंगे माइनस, इसको 2 से गुना करेंगे, उधर 2 है, गुना -10। जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे, तो हम क्या करते थे कि सर गुना इसको उससे कर देते थे। तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, x का खेल खत्म, dx का खेल चालू। dx को आपको f से करना है, तो f dx। फिर देखिए 2 को गुना करेंगे -5 से, 2 को गुना करेंगे आप 0 से, 1 को गुना करेंगे आप 5 से, 1 को गुना करेंगे आप 10 से, और 1 को गुना करेंगे आप 20 से। तो कितना आएगा? माइनस के कलर चेंज कर लेते हैं। आपके पास आएगा माइनस का 15, माइनस का 20, माइनस का 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, और 20 से कम 20। अब आपके पास में आएगा सिग्मा एफ डी एक्स। समझ रहे हैं ना आप? अब एफ एक्स नहीं होगा, अब एफ डी एक्स होगा। यहां पर तो आपके पास में एफ एक्स था, लेकिन आप एक्स पे काम थोड़ी कर रहे हैं, आप डीएक्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए एफ डी एक्स आ जाएगा। आप पहले माइनस वालों को जोड़ लीजिए, माइनस के 15, माइनस के 20 और माइनस के 10, यानी कितने हो गए? 20 और 10 30 40, माइनस के 45 हो गए। यानी समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, पता है आपको। इधर समान चिन्ह कौन है? 20, 10 30 और 5 35। तो ये किसके हैं? प्लस के 35। आप 45 से 35 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 10 आएगा। ओके, ये चीज आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं, जिससे आपको चीजें आपको समझ में आ जाए। इधर कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना? ठीक है। अब आप देखिए, तो आपके पास में क्या आ गया? -10 आ गया। अब फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला तो याद है मुझे, x बार बराबर सिग्मा, है ना? सिग्मा क्या था सर? सिग्मा आपके पास में क्या था? fx था और सिग्मा f था। लेकिन आप dx पे काम कर रहे हैं ना सर, तो यहां पर d कर देंगे। क्या कर देंगे? सिग्मा dx कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f। लेकिन एक बात, थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप ये ध्यान रखिए, आपने a को सब में से घटा दिया था, यानी 80 को आपने सब में से घटा दिया था। तो अपने को ये मन की मर्जी थोड़ी है कि अपन घटा देंगे। आपने सब में से घटा दिया तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सर। तो जब आपने 80 को सब में से घटा दिया, 80 यानी आपने a को सब में से घटा दिया, तो इस पूरा जो आंसर आएगा उसमें a को जोड़ दीजिए, खत्म बात, आपका ये फॉर्मूला बन गया। वापस रिपीट कर रहा हूं, आपके पास में सिग्मा एफ डीएक्स तो बन गया था, सिग्मा एफ आ गया था क्योंकि डीएक्स पे काम किया है, लेकिन आपने ए को सब में से घटा दिया था। 80 80 माइनस 80 माइनस 80, तो अपनी मन की मर्जी थोड़ी है बेटा कि आप जो करेंगे कर लेंगे। तो जो घटाया था उस ए को आप पूरे आंसर में जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आपका फॉर्मूला बन गया एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डीएक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर है? तो ए यहां पर जुड़ गया है और आप उसको बोलते हैं कल्पित माध्य। आप कर लीजिए, एक्स बार बराबर ए कौन है? 80। आंसर क्या था इसका? याद रखिए, आंसर क्या था? 79। देखते हैं आता है नहीं आता। प्लस एफ डीएक्स कितना है? सिग्मा एफ डीएक्स कितना है? माइनस के 10, माइनस के 10। सिग्मा एफ कितना है? 10 10। एक्स बार बराबर कितना हुआ? 80 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 10 से 10 कट गया 1, 80 में से 1 गया तो क्या बचा? 79 आ गया। तो लीजिए आपका उत्तर आ गया है। मैंने क्वेश्चन बेटा मन से बनाया है। क्यों बनाया है? जिससे आपको यह ध्यान है कि जब हमने व्यक्तिगत श्रेणी से किया था तो भी हमारा 79 आंसर आ रहा है, इसी को जब मैंने समांतर माध्य से किया प्रत्यक्ष विधि से तो भी 79 है, और जब आपने इसको कल्पित माध्य से किया तो भी आंसर इसका 79 है। क्लियर है ना? ये आप समझ गए ना? कल्पित माध्य का फायदा ये होता है बेटा, जहां पर x, ये जो x होता है ना, ये x काफी बड़ी संख्या होती है, लाखों में होती है, तो इसको छोटा कर दिया जाता है इस तरीके से। उससे क्या है कि कैलकुलेशन इजी बन जाती है। लेकिन आपने a को सब में से घटा दिया तो फॉर्मूले में a को जोड़ना पड़ेगा। ये बात समझ गए आप? अब एक खास बात, एक डिस्क्लेमर सुनिए आप। आपने चाहे व्यक्तिगत श्रेणी से किया था चाहे आपने खंडित श्रेणी से किया था, दोनों ही ये अवर्गीकृत श्रेणी है। अब हम करेंगे वर्गीकृत श्रेणी से, है ना? ये देखिए आप, वर्गीकृत श्रेणी यानी आपके पास में अब वर्ग अंतराल आ गया है, ये आपके पास में एफ आ गया। पूरे माध्य को उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिए आप इसका, तो देखिए बेटा आपका इसमें एफ यहां पर है और प्राप्तांक दे रखे हैं, लेकिन यहां पर एक्स नहीं है, क्योंकि 0 10 का मतलब है कि x क्या है, क्योंकि ये तो अपवर्जी हो गया ना, तो यहां पर 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी, 3 भी, लेकिन 9 भी। लेकिन x कौन सा है पता नहीं पड़ रहा ना, तो यहां पर आपको मानना पड़ेगा मध्यमान। और मध्यमान कैसे मापते हैं?
मध्य मान मापते हैं, निचली सीमा, कोई भी निचली सीमा है उसमें जोड़ देंगे आप ऊपरी सीमा और बटा 2, क्या जो कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। कैसे, देखिए आप जीरो में, माफ कीजिएगा, जीरो में आप 10 जोड़ेंगे, आधा कर देंगे तो यह आ जाएगा 5। अब मैं एक साथ कर देता हूं, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, आधा कर देंगे 15। 20 से 30 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में, 50, आधा कर देंगे 25। 30 और 40 को जोड़ देंगे, ऊपरी और निचली सीमा 70, इसका हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 55। 10 का अंतर आ रहा है। अब हमारे पास में क्या आ गया, x आ गया। इसको थोड़ा सा सूत्र को मिटा लेते हैं, है ना, आप सूत्र को ध्यान रखना, मध्यमान। अब आपके पास में क्या आ गया, x आ गया, ये हो गया आपके पास में x। अब वही काम करना है जो आपने यहां किया था, x आ गया है और f आ गया है। अब क्या दिक्कत है सर, कुछ भी नहीं है, फिर भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। आप क्या करेंगे सर, fx करेंगे सर। fx का मतलब 10 को करेंगे 5 से गुना, 10 को करेंगे आप 15 से गुना, 15 को करेंगे आप 25 से गुना, 25 को करेंगे आप 35 से गुना और 30 को करेंगे आप 45 से गुना, ठीक है, और 20 को करेंगे आप 55 से गुना, ठीक है। अब आप इनको कर लीजिए, 10 पंजे 50 आ जाएगा। आप 15 से 10 को करेंगे तो आपके पास में 150 आ जाएगा। आप 15 को 25 से कर लीजिए, आप 25 से करेंगे आप 15 5 75, 15 कम 15 30, 375 आ जाएगा आपके पास में, 375 आ जाएगा। वैसे ही आप जैसे 25 को 35 से करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 875 आ जाएगा। आपको संख्याओं को बेटा देखना है, संख्या आपके मतलब क्वेश्चन वही बन रहा है, x आपके साथ में आ गया, f आ गया, आपने यहां प्राप्तांक में से, वर्ग अंतराल में से x को निकाल लिया है और x को f से गुना करना है। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में 30 को 45 से करेंगे तो 1350 आ जाएगा, है ना, 1350 आ जाएगा। और 20 को 55 से करेंगे तो 110 1100 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास में क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला वही है आपने किया था, x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन, यहां पर करेंगे सिग्मा f। सिग्मा f तो करना भूल गए क्योंकि पदों की संख्या कहां से, तो आप कर लीजिए। आपके पास में 5 5 10, 0 हाथ से लगी 1, 3 2 5 2 7 8 9, देखिए आप 5 5 10 हाथ से लगी 1, 3 2 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 110 आ गया। कितना आ गया, 110 आ गया आपके पास में। और यहां पर आप कर लेंगे सिग्मा f, तो बेटा आप यहां पर सिग्मा fx कर लेंगे। सिग्मा f तो आ गया 110, तो सिग्मा f करेंगे वो आएगा आपका, आप जोड़ लीजिएगा 3900। तो आंसर आएगा x बार बराबर 3900 3900 बटे 1010 यानी 110, 0 से 0 कट गया तो x बार बराबर आ जाएगा 390 अपॉन 11, ठीक है। आप इसका भाग दे लीजिए, यहां पर अलग से भाग दे लीजिए, 390 में आप 11 का भाग देंगे तो आएगा 11 तिया 33, कितना बचेंगे आप 6, फिर आप उतारेंगे 60, 11 पंजे 55, कितना है आपके पास में 5, पॉइंट लगाया, 11 चौका 44, कितना बचा 6 और 11 पंजे 55, 35.45 आपके पास समांतर माध्य प्राप्त हो गया, 35.45। तो ये आपके पास में वर्गीकृत श्रेणी का हो गया। करना कुछ नहीं था, आपको x निकालना था, x को फिर f से मल्टीपल करना था और आपका आंसर आ गया है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन को आपको कल्पित माध्य मानकर करना है। क्या मानकर करना है, कल्पित माध्य मानकर करना है। यानी आप x आप यहां पर तो आएंगे आएंगे, यानी आप इस वर्गीकृत में से ये निकालेंगे, फिर यहां पर किसी भी संख्या को आप क्या कर लेना, आप कल्पित माध्य मान लेना। जैसे 25 को मान सकते हैं आप, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर एक इसको, इसकी जगह fx क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां पर dx निकालना पड़ेगा, dx बराबर x माइनस a, यानी 25 निकाला तो यहां आएगा 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, उस तरीके से करना है। आंसर आपका 35.45 ही आएगा। तो बेटा आज हमने माध्य को कर लिया पूरा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आपके पास में रटने के लिए कुछ नहीं बचा। माध्य होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो हमारे पास में सिंपल माध्यम का सूत्र था, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। अगर हमारे पास में आवर्ती आती है तो fx अपॉन सिग्मा f बन गया था। कल्पित माध्य आया तो a जुड़ गया था। अगर वर्ग अंतराल यहां पर था तो आपको पहले जिम्मेदारी थी x निकालना,
और फिर आपने वही फार्मूला लगा दिया। अब इसमें आपको यही क्वेश्चन करना है, कल्पित माध्य a बराबर आप 25 मानकर करेंगे, आपकी मर्जी हो तो 15 मानकर करें। अगर आपका आंसर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमारा आंसर 35.45 हमारा आया है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको चीज समझ में आ गई होगी, आप माध्य का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर आपको कराऊंगा माध्य का, वही सरल तरीके से, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी कि कहां फॉर्मूला लगाना है कहां नहीं लगाना है। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए, मुझ पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।